ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th and 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सो आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल चार्ज पे, जो यदि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि टू चार्ज सिस्टम देख रहे थे कि यदि दो चार्जेस हैं तो आपस में वो कितने फोर्सेस लगाते हैं। आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल चार्ज सिस्टम और उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सो ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है क्या? तो सुपरपोजिशन कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ ने जो हमको फार्मूला दिया हुआ है कि इफ़ देयर आर टू चार्जेस given, let's say q1 and q2 are separated by some distance r, then the force acted by one charge on the another is given by F is equal to k q1 q2 divided by r square। अब ये अभी तक जो भी हमने बात किया है उसमें केवल और केवल दो चार्ज के दो चार्ज के बारे में बात किया। सो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। अभी हम लोग बात करेंगे कि मान लिया कि ये भी q1 है और ये q2 है। अभी तक हम टू चार्ज इंटरेक्शन सिस्टम अभी तक देख रहे थे। अब दो के जगह पे यदि हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हों, सो q2 हो, q3 हो, ऐसे करके हमारे पास यदि बहुत सारे चार्जेस हों, लेट्स से n चार्ज सिस्टम। सो ऐसे केसेस में यदि हमसे पूछा जाए कि भैया बतलाओ इस q1 पे टोटल जो फोर्स है वो कितना लग रहा है। सो टोटल फोर्स कहने का मतलब क्या है, ये q2 भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये q3 भी लगाएगा, q4 q5 ऐसे ही करके हमारा qn भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा। सो यहाँ पे पूछा ये जाएगा कि बतलाइए कि इस q1 पे जो है वो हमारा नेट फोर्स कितना होगा। सो सुपरपोजिशन में क्या बतलाया गया? सो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि यदि मल्टीपल आपका चार्ज सिस्टम हो, सो किसी भी यदि दो चार्ज के बारे में और दो चार्ज के बीच में यदि आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो उसमें बाकी जो चार्ज के इफेक्ट्स हैं उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यदि q1 पे हमको फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालेंगे, है ना। सो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, सो इसको मैं नाम देता हूँ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये वाला चार्ज। सो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3, और इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, force on 1 due to charge n, and let's call this distance as r12, r13, r1n। सो कुछ इस टाइप से हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल फोर्स के वैल्यूज को हम लोग लिख सकते हैं इन द फैक्टर फॉर्म। सो फैक्टर फॉर्म में यदि हम लिखें तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू k q1 q2 by r12 क्यूब और r12 वेक्टर। ऐसे यदि हम लिखें सो f13 इज इक्वल टू k q1 q3 by r13 क्यूब r13 वेक्टर। ऐसे यदि हम बात करें f14, so this is going to be k q1 q4 by r14 cube r14। सिमिलरली हम लोग ऐसे निकालते चले जाएंगे और चूँकि हमारा n चार्ज सिस्टम है तो बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज कैन बी रिटन एज k q1 qn by r1n cube r1n वेक्टर। ये हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ का। सो कूलम्ब्स लॉ को हमने यूज़ करके यहाँ पे सारे फोर्सेस F12, F13, F14 और F1n हमने निकाल लिया। अब यदि इस पे हमको नेट फोर्स निकालना होगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट फोर्स? सो सिंपल, वी हैव टू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज। वी हैव टू कैलकुलेट और टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज। सो यदि मैं लिखूँ नेट फोर्स, so net force on the charge 1 is equal to, बोलेंगे F12 plus F13
प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। ऐसा करके हम लोग सारे जो हमारे फोर्सेज हैं, सारे फोर्सेज का हमने वेक्टर सम ले लिया। अब मैं सारे वैल्यूज़ को वहाँ पे लिखता हूँ, सारे वैल्यूज़ को रखते हैं। सो की Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर R12 प्लस की Q1 Q3 बाई R13Q R13 प्लस डॉट 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 के Q1 Qn R1n Q R1n। हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे केवल सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो सारे वैल्यूज़ हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन हो सकता है क्या? आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू पुट द Q R12Q R13 एंड R1n Q। इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? K सब में है, बाहर आ जाएगा। Q1 सब में है, बाहर आ जाएगा, है ना। सो लेंगे K Q1 कॉमन ले लिया। सो वी हैव लेफ्ट विथ Q2 R12 क्यूब R12 वेक्टर प्लस Q3 बाई R13 क्यूब R13 वेक्टर प्लस डॉट 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 Qn बाई R1n क्यूब R1n वेक्टर। So this is what is the net force on the charge 1 due to dissolved charges। ये काफ़ी बड़ा भी है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक समेशन सिंबल का यूज़ करते हैं और समेशन में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सो मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखता हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हो। सो K Q1, फिर मैं यहाँ पे दूंगा समेशन का साइन। अब मैं यहाँ पे ये चारों जो हमारे तीन वैल्यूज़ हैं मैं वो लिखूँगा, ऊपर में Q, नीचे में R और यहाँ पे R। अब मैं देखूँगा यहाँ पे क्या वैरी कर रहा है। सो यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे 2 है, 3 है और ये बढ़ते बढ़ते n हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ G, QG और J इज इक्वल टू मैं स्टार्ट करता हूँ, कहाँ से स्टार्ट है? J इज इक्वल टू 2 से और कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। सो ये हो गया। जब J का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे Q2, 3 रखेंगे तो Q3, n रखेंगे तो Qn। अब उसी बात को यहाँ पे देखें, सो लिखेंगे R1J और यहाँ पे भी लिखेंगे R1JQ and this is going to be F net 1। This is what is the law of superposition। ये हमारा क्या है? Law of superposition in which we have to, if we have to calculate the force on a given charge due to the given multiple charges। यदि ऐसा दिया हुआ हो कि यदि एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज के कारण जो फोर्सेस लगेंगे उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस एक्टेड ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। सो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब ये सारा जो हमारा वेक्टर सम है, सो वेक्टर सम निकालने के अलग अलग तरीके हैं। आप कहीं पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन निकाल सकते हो, कहीं पे वेक्टर को आप क्या कर दोगे और रिजॉल्व कर लोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग और उसको फिर आई हैट, जे हैट और के हैट के टर्म में लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो बाकी अब इसके बाद जो सवाल बन जाता है वो हमारा फिर वेक्टर का सवाल हो जाता है। वो वहाँ पे फिर हमारा कोई कूलम्ब्स लॉ नहीं रह जाता है और कोई हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो चैप्टर नहीं बचता है। इसके बाद जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, इक्विलिब्रियम पे, चार्जेस के इक्विलिब्रियम पे सवाल हमेशा पूछा जाता है। सो हम लोग देखेंगे, आज डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा टॉपिक होगा, इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हम लोग लिखते हैं equilibrium in electrostatics।
सो इसमें एक वर्ड है जो हम लोग पहले पकड़ेंगे और वहाँ से हम लोग डिफिनीशन स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सो थोड़ा सा हम लोग 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इक्विलिब्रियम है क्या। हम लोगों ने 11th में डिस्कस भी किया हुआ है कि बहुत सारे फोर्सेस यदि किसी पार्टिकल पे लग रहे हो और बोले कि वो पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम है, सो कब हम बोलते हैं कि वो पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है? सो उसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जो भी पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस का जो नेट वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। If the net force on any object is going to be equal to 0, then that body is in equilibrium. क्लियर है बात? यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक लाइन का स्टेटमेंट क्या है कि उस पर नेट फोर्स 0 है। सो इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? सो हमारे जो बॉडी जो भी पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल होगा, सो बाकी जो भी फोर्सेज उस पर लग रहे होंगे, आपका टेंशन फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जैसा भी फोर्स हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स एट्सेट्रा वगैरह, जितने भी फोर्सेज होंगे उन फोर्सेज के अलावा हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ सकता है। सो वैसे केसेस में क्या करेंगे? सो इक्विलिब्रियम तो हमेशा इक्विलिब्रियम ही रहेगा, आप कहीं भी डाल लो, कोई भी फोर्स लगा लो, है ना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास होगा क्या? केवल एक एक्स्ट्रा फोर्स और बढ़ गया। और इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि नेट फोर्स जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट पे 0 होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट पे हमारा नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग केवल और केवल अभी फॉर द टाइम बीइंग अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए हम केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हम बाकी फोर्सेस कोई बात नहीं करेंगे। बाकी फोर्सेस की बात हम लोग प्रॉब्लम में करेंगे। जब इस पे बेस्ड हम लोग इक्विलिब्रियम पे बेस्ड जब प्रॉब्लम करेंगे सो उसमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रहेगा, वहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा, वहाँ पे टेंशन फोर्स भी रहेगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ बायोन्सिया भी रहेगा, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा। तो सारे फोर्सेस रहेंगे और साथ साथ में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्ब फोर्स भी आपका वहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। सो इक्विलिब्रियम जो है हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जो है हमारा 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। सो जो 3 टाइप के आपके इक्विलिब्रियम है उसमें जो सबसे पहला है, सो पहला इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहला हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये 3 टाइप के हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं। तो सबसे पहला होगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होगा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा हो जाएगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात इसमें है हमारा इक्विलिब्रियम और स्टेबल। सो स्टेबल का मतलब ये होता है कि यदि आप उस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में ये टेंडेंसी है अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करने की, सो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? इसको हम लोग पिक्चर से देख सकते हैं। मैं इसको पिक्चर से आपको समझाता हूँ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सो इस पे नेट फोर्स 0 है एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम। द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। सो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे है? यदि मैं इस पार्टिकल को इधर में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पे चला है, तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगा? इसके पास टेंडेंसी होगा कि ये वापस अपने इस पोजीशन पे आ जाए। यदि ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? सो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? तो इसको भी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बाउल लेते हैं, बाउल को हम ऐसे इन्वर्ट करके रख देते हैं और यहाँ पे इसके टॉप पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है।
अभी ये इक्विलिब्रियम में है बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अभी मैं यदि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं मूवमेंट दे दूं इस डायरेक्शन में, तो आप थोड़ा सा सोच के देखो, क्या ये वापस आएगा? क्या ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा या फिर ये इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएगा? सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपने इस पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस नहीं आएगा, जिसमें जितना हमने इसको डिस्प्लेस किया है और जिस डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया है वो उसी डायरेक्शन में आगे और मूव करता हुआ चला जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तीसरा पे आते हैं, तीसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका डायग्राम। सो फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और इसको डिस्प्लेस करके हमने यहाँ पे कर दिया। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। सो इसमें ना टेंडेंसी इधर आने की है और ना टेंडेंसी आगे जाने की है, ना ये अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करना चाहता है और ना ही ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। सो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में था और ये यहाँ पे आया, सो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम में है। सो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल भी बनते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल भी होते हैं। उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारा है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और वो इक्विलिब्रियम कैसा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और उसको यदि हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को यदि हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, सो ऑब्जेक्ट उस मीन पोजीशन और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करने लगता है। और ये ऑसिलेशन कुछ खास केसेस में जो है, कुछ खास केसेस और कुछ खास कंडीशंस में वो पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारा इलेक्ट्रोस्टैट में भी वैलिड है। यदि इलेक्ट्रोस्टैट में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, सो यहाँ पे भी हमारा ऑसिलेशन हो सकता है और कुछ स्पेशल कंडीशंस उसमें डाल दिया जाए सो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर सकता है। और यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वहाँ पे फिर उसका टाइम पीरियड भी आएगा, वहाँ पे पार्टिकल का हर एक मोमेंट पे, हर एक पॉइंट्स पे आपका वेलोसिटी क्या होगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो बहुत सारे केसेस, मतलब पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन इस वाले केस में फिर से हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सो इस पे हम लोग बात करेंगे, इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी बात करेंगे। बट अभी हम लोग जो है कुछ सिंपल एग्जांपल लेके इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे काम करता है और हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और स्टेट वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, है ना। तो इसमें हम लोग पहला केस स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा ये। सो एग्जाम्पल नंबर 1 और इसमें हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो ये कार्टेशियन सिस्टम है। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस ले लिया और हमने वाई एक्सिस ले लिया। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द ऑरिजिन। हमने एक चार्ज यहाँ पे लिया। So let's say this charge is capital Q and we have taken another charge at this location. This is also capital Q and this is our positive charge. Obviously this is, so let's call the coordinate of this point is minus a comma 0 and this point is going to be a comma 0. So ऐसे दो चार्जेस हमारे रखे हुए हैं। So एक प्लस Q चार्ज है और एक
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। लेट्स से दिस इज -a,0 एंड दिस इज a,0। अब यहाँ पे हमें एक तीसरे चार्ज को रखना है। सो लेट्स से दैट चार्ज इज गोइंग टू बी Q0। मान लिया कोई चार्ज Q0 है। अब इस Q0 का, या स्मॉल q ले लो या रहने दो, Q0 भी ठीक है। सो कोई Q0 है, सो इस Q0 का आपको वैल्यू बतलाना। अब इसमें सवाल कैसे कैसे किए जाते हैं, सो सवाल का आपको वेरिएशन भी पता होना चाहिए। सो पहले मैं अभी पहला केस करूँगा जिसमें हम लोग केवल और केवल इस चार्ज के स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, ये चार्ज यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब ये चार्ज अपने पोजीशन को चेंज करने वाले नहीं है, इसको यहाँ पे हिंज किया हुआ है, इन दोनों चार्ज को यहाँ पे हिंज किया हुआ है। सो आपसे सवाल पूछेगा कि भैया ये बतलाओ इस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ, इस चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ ताकि इस पे नेट फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और इस चार्ज का नेचर बतलाओ, इस चार्ज को पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। और जो भी इक्विलिब्रियम बनेगा वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। सो इतनी सारी बातें यहाँ पे इसके साथ उठेंगी। सो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट, पहला केस हम मान के चलेंगे। सो लेट द चार्ज बी पॉजिटिव, लेट द चार्ज बी पॉजिटिव। पहला केस हम लोग मान लेते हैं, एक एक केस देख के देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है सो क्या होगा। सो मान लिया कि Q0 जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव चार्ज इसको हम कहीं भी रखेंगे सो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, दोनों का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है, सो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है, और रिपल्सिव फोर्स। सो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज देखें, सो इस पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो ये भी इसको रिपेल करेगा। मतलब ऐसा है कि ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, ये भी चार्ज इसको रिपेल करेगा। सो दोनों चार्ज का डायरेक्शन यदि अपोजिट हो, सो हो सकता है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे वो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लें। सो हमें वैसे लोकेशंस ढूंढने होंगे जहाँ पे दोनों के दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो। यदि सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों फोर्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, वहाँ पे नेट फोर्स 0 होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। सो अभी हम देखें, सो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स संभव हैं जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। कौन कौन सा लोकेशन, एक +Q के लेफ्ट साइड में, एक +Q के बीच में, और तीसरा +Q के राइट साइड में। सो सबसे पहले हम लोग +Q के लेफ्ट साइड के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सो मान लिया कि Q0 को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेट्स अज्यूम दैट, एक एक केस करके बात करेंगे। सो Q0 को यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। सो ये वाला जो चार्ज है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव एंड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो दैट फोर्स इज गोइंग टू बी दिस वन, एंड लेट्स कॉल दिस एज A and this as B, and we call this force as FA. So force on this charge due to the charge placed at the point A. So इसका रिपल्सिव हो गया। इस चार्ज के बारे में देखें, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज भी इस पे और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। सो इसका भी जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा ही होगा, FP। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दो फोर्सेज हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो ये कभी भी मिलके 0 नहीं हो सकते, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, है ना। सो ये वाला जो लोकेशन है, मतलब पॉइंट A के लेफ्ट साइड में हमको इक्विलिब्रियम नहीं मिलने वाला है। कब, जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो। ये जब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। क्या ऐसा ही कंडीशन हमारा इधर भी होगा? जब मैं यहाँ पे Q0 को रख लूँ तो सो A के कारण और रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में, और B के कारण भी हमारा जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होगा, FB। सो यहाँ पे भी दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एडिटिव हो जाएंगे। सो ये फोर्स कभी भी 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि यदि तीनों चार्ज के साइन सेम हो, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव,
यदि तीनों चार्ज के साइन सेम हो। सो इक्विलिब्रियम जो है इसके लेफ्ट में नहीं हो सकता और इसके राइट में नहीं हो सकता, बचा बीच का पार्ट। सो बीच में क्या ये संभव है? सो बीच में हमने यहाँ पे मान लिया कि क्यू नॉट को रख लिया। अब देखते हैं फोर्सेस। सो ये जो फोर्स है पॉजिटिव, इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा एफ ए, और ये वाला जो चार्ज है इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा एफ बी। यस, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हमको बनता हुआ दिखलाई दे रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और एफ बी इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे एक केस हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लें। सो उस केस के लिए क्या होगा कि हमारा एफ ए और एफ बी दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर हो जाए तो यहाँ पे हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और वैसा कंडीशन होने के लिए इस क्यू नॉट को कहाँ पे होना चाहिए? ऑरिजिन पे, सो दैट कि ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए होगा, यहाँ पे भी क्यू होगा, यहाँ पे भी क्यू होगा। सो ये दोनों फोर्सेस एफ ऑफ ए और एफ बी दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो हमको एक पॉइंट यहाँ पे दिखलाई दिया। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। सो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया ऑरिजिन पे। मतलब चार्ज को यदि हम ऑरिजिन पे रख दें, और अभी क्योंकि हमने यहाँ पे चार्ज सेम लिया है, बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे ये दोनों चार्ज अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमने क्यू लिया, यहाँ भी हमने क्यू लिया, इसलिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। यदि ये चार्जेस का वैल्यू अलग अलग होंगे सो इन दोनों के बीच में कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है। सो ये मैंने मिड पॉइंट कैसे निकाला? सो ये डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, ये है, ये भी ए है। सो टोटल डिस्टेंस है हमारा 2a। इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। और मान लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस x। और इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बात करेंगे कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। सो निकालते हैं हम लोग एफ ऑफ ए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए? सो के क्यू इंटू क्यू बाय, सो ए वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? तो इनके बीच का डिस्टेंस x, सो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एफ ऑफ बी? सो एफ ऑफ बी हो जाएगा k इंटू क्यू बाई 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या होने चाहिए? हमारे बराबर होने चाहिए। सो दोनों को इक्वेट करते हैं। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। सो फॉर इक्विलिब्रियम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वैल्यू रखते हैं। सो के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई 2a minus x का whole square. So if you see, so we can write 2a minus x का whole square is equal to x square. So this implies 2a minus x is equal to x, 2a is equal to 2x, so this implies x is equal to a. So ये हमको क्या वैल्यू बतला रहा है कि x is equal to a is the point where the equilibrium exists, where the total net force on this charge is going to be equal to 0. So ये चार्ज हमारा x का वैल्यू कितना है? a, और जैसे ही हम a डिस्टेंस जाएंगे मतलब सेंटर पे चले आए, है ना। सो ये सेंटर कहने का मतलब है कि दिस इज द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज q नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो ये अभी तक हम लोग बात कर रहे थे along x axis. Along x axis. What about along the y axis? What about along the y axis? So y axis में यदि मैं इसको रब कर लेता हूँ और फिर y axis के along मैं इसी डायग्राम पे या इधर में देखता हूँ,
सो ऐसा हमने फिर से सेम कंडीशन लगा लिया, वैसा ही जो हमारा ये प्रॉब्लम था मैं फिर से इसको ले रहा हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वाई एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे कैसा इक्विलिब्रियम हो सकता है। क्या वाई एक्सिस पे हमारा कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में हो? तो थोड़ा चेक करते हैं। तो मान लिया कि चार्ज को हमने यहाँ पे रख लिया, दिस इज़ व्हाट इज़ द क्यू नॉट। अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि इस पे ये वाला, सो दिस पॉइंट इज ई एंड दिस इज बी। सो ये वाला चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव, और किस डायरेक्शन में? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस। सो इसका लाइन ज्वाइनिंग देखें, सो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ ए। और बी इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? वही रिपल्सिव और along the line joining, this is f of b। और वेक्टर के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, सो इनका रिजल्टेंट किधर मूव करेगा? आपको किधर होगा? सो वो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि इस चार्ज को हमने यहाँ पे रखा है, सो इस पे नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब इस बॉडी पे नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, द फोर्स कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना। सो यहाँ पे भी इस पे फोर्स ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब कि वाई एक्सिस पे भी हमको कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। कहीं भी जाएंगे तो आपका फोर्स ऐसे ही लगेगा, है ना। सो पॉजिटिव वाई में आपको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे आपको नेट फोर्स ज़ीरो हो। मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा देखते हैं यदि हम नेगेटिव में देखते हैं, सो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं। सो यहाँ पे भी हम फोर्स का वैल्यू देखें, सो दिस इज f of a and this is b and the net force is going to act on this charge is in the downward direction. So there is net force on this object or this charge. So इस चार्ज पे अभी भी यहाँ पे भी नेट फोर्स है। कहने का मतलब है कि y एक्सिस पे भी, y एक्सिस पे हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हो। सो इस पूरे कंक्लूजन में हमको क्या मिला कि यदि ये जो दो चार्जेस हैं, यदि ये दोनों जो चार्ज हैं और उनका सेम साइन वाला चार्ज हम ले लें, मीन्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज जो है दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट चार्ज भी यदि हम सेम साइन का ले लें, तो हमारे पास केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे उस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है। और वो पॉसिबिलिटी क्या है? इन दो चार्ज के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा नेट फोर्स इस पे ज़ीरो हो सकता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि यदि तीनों चार्ज सेम साइन के हो, प्लस 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 या फिर माइनस माइनस माइनस, तो दोनों के लिए आपका केस यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि इफ दिस थ्री चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट ओनली इन बिटवीन द टू गिवन चार्जेस। इसके अलावा और कहीं पे भी कोई भी ऐसा लोकेशन नहीं है जहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम मिल पाए। क्लियर है? दूसरा बात करते हैं, अभी हमने बात किया था कि ये चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव है। अभी इसी बात को हम लोग पलट के यूज़ करते हैं कि मान लिया कि अब ये चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज है। सब इसको भी देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और हमारा कहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। सो लेट द चार्ज बी नेगेटिव, और ये दोनों चार्ज कैसे हैं हमारे? पॉजिटिव। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे? सेम कंडीशंस देखेंगे और सेम कंडीशंस को यहाँ पे फिर से हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि आखिर हमारा इक्विलिब्रियम। तो फिर से हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं।
तो सपोज यहाँ पे हमने एक चार्ज रख लिया, तो लेट्स से द चार्ज इज क्यू नॉट, जो कि ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, सो ये प्लस क्यू वाला इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। ये प्लस क्यू उस पे कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। सो यहाँ पे यदि हमने इस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे रखा है, सो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट ए। अब ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज क्या लगाएगा, इसको, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, सो इसी डायरेक्शन में होगा। एंड दिस इज एफ बी। सो इस वाले केस में भी सेम चीज़ दिखलाई दे रहा है कि दोनों फोर्स जो है एफ ऑफ ए एंड एफ बी, एफ ऑफ ए नहीं, एफ ए एंड एफ बी, ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। जी सेम डायरेक्शन में तो दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड हो जाएंगे तो इस चार्ज पे नेट फोर्स ज़ीरो होने का कोई चांस नहीं बनता है। मतलब इस चार्ज के लेफ्ट साइड में फिर से हमें कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। यदि यहाँ पे हमने कोई चार्ज रख लिया माइनस क्यू नॉट, सो यहाँ पे देखें, सो फिर सेम वही केस, ए जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एफ ऑफ ए, बी जो है ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा एफ बी। सो एफ ए और एफ बी फिर से यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, सो इस पे नेट फोर्स जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। सो एक्स एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट फिर से मेरे नल हो गए। मतलब चार्ज के लेफ्ट साइड में कोई आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा, चार्ज के राइट साइड में कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं इन दोनों के बीच में। सो इन दोनों के बीच में मैं कहीं पे भी रख लेता हूँ चार्ज क्यू नॉट, और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज है, सो ए वाला जो ये चार्ज है ये इसे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलरली बी वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा एंड द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन दिस वे एफ बी। सो यहाँ पे चांस हमको दिखलाई दे रहा है, फिर से वही पुराना वाला केस। सो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों जब बराबर हो जाएं, सो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये मेरा चार्ज यदि इस पॉइंट पे आ जाए, ऑरिजिन पे आ जाए, सो यहाँ पे फिर से नेट फोर्स ज़ीरो होगा। मतलब जो पुराना वाला था कंडीशन कि ये चार्ज पॉजिटिव था। सो यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि यदि ये दोनों चार्ज सेम साइन के हो, सो यहाँ पे जो आपने चार्ज लिया है वो चार्ज किसी भी साइन का हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके इक्विलिब्रियम में होने का बस एक लोकेशन है ऑन एक्स एक्सिस इज इन बिटवीन दिस टू चार्जेस। इन दो चार्ज के बीच में ही कोई ऐसा एक पॉइंट हमको मिल सकता है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में हो। यदि हम सेम कंडीशन देखें अब इसके वाई एक्सिस पे, सो वाई एक्सिस पे देखते हैं, सपोज हमने यहाँ पे चार्ज को रख लिया। सो ए वाला जो चार्ज है वो इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, सो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और चूंकि यहाँ पे ये माइनस क्यू नॉट है, सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट, और सेम यहाँ पे भी होगा, इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, एफ नेट, एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ बी एंड दिस इज एफ ए। सो अभी भी देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इस चार्ज पे नेट फोर्स लग रहा है। सेम कंडीशन हमारा नीचे के साथ भी होगा। यदि चार्ज को हम नीचे भी रख लें तो भी हमारा इस पे एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब वाई एक्सिस पे हमको कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला है। सो कहने का मतलब ये है कि यदि दो चार्ज हमको दिया हुआ है, दोनों सेम साइन का है, सो यहाँ पे वो चार्ज कोई भी साइन का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, सो यही एक लोकेशन है, मतलब इन दो चार्ज के बीच का एक पॉइंट जहाँ पे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है। कि काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है। अब यहाँ पे अलग अलग फिर सवाल भी उठते हैं। अभी तक हमने केवल और केवल इक्विलिब्रियम का बात किया था। अभी इक्विलिब्रियम के यहाँ पे हमारे टाइप भी थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सभी फिर से हम लोग इस केस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे के केसेस में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो ये एक टाइप का सवाल था, जिसे मैंने क्या बोला था कि ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों क्या है, हिंज्ड हैं, दोनों यहाँ पे फिक्स हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, दीज चार्जेस आर नॉट अलाउड टू मूव।
इन दोनों को क्या किया गया है यहाँ पे, हिंज करके रखा गया है। और किसके इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, तीसरे चार्ज की, Q0 चार्ज की हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब इस पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा बनेगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q को हम लोग फ्री छोड़ देंगे। अब ये भी मूव कर सकता है ना, अब ये Q भी हमारा मूव कर सकता है। सो अब आपको बतलाना है इस Q0 का साइन और इसका मैग्नीट्यूड, सो दैट कि Q0 भी इक्विलिब्रियम में हो, ये भाई साहब भी इक्विलिब्रियम में हो, और ये भाई साहब भी इक्विलिब्रियम में हो। मतलब कि द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज ऑल्सो ज़ीरो, द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज ऑल्सो ज़ीरो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। सो इस पे नेट फोर्स हम लोग ज़ीरो बोल रहे थे और उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। अभी क्या है कि साइमल्टेनियसली इस चार्ज पे भी हमारा फोर्स ज़ीरो होना चाहिए और इस चार्ज पे भी फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। उसके लिए आप इस चार्ज का वैल्यू बतलाओ और इसका साइन भी बतलाओ, और हो सके तो इसका लोकेशन बतलाओ, कहाँ पे इसको रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत सारे सवाल और अच्छे खासे कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इसलिए मैं इतना इसको एम्फसाइज भी कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि यहाँ पे फिर जब हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से जोड़ेंगे सो थोड़ा बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख सकता है ना। सो यदि ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सो आगे के सवाल करने में काफ़ी आसानी होगी, है ना। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अभी तक जो भी हमने बात किया। सो ये हमारा अगला कंडीशन है। अगला कंडीशन क्या है, सो अगला कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो चार्ज है वो हमारा फिक्स नहीं है। सो अभी हम वाई एक्सिस को हटा देते हैं, केवल और केवल एक्स एक्सिस की बात करते हैं। सो एक चार्ज यहाँ पे हमने दे दिया प्लस क्यू और एक चार्ज हमने यहाँ पे दे दिया प्लस क्यू, और मान लिया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए। मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस है ए। अब आपको पूछ रहा है कि आप इस Q का वैल्यू बतलाइए, Q का वैल्यू क्या होगा, इसका साइन बतलाइए और इसका लोकेशन बतलाइए, ताकि ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो और ये दोनों चार्ज, कहने का मतलब है कि तीनों चार्ज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कंडीशन। सो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, और हमने अभी देखा था कि इक्विलिब्रियम जो है इस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें सो ये चार्ज कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, केवल और केवल इन दो चार्ज के बीच में, है ना। सो ये चार्ज जो है केवल और केवल इन चार्ज के बीच में इक्विलिब्रियम में हो, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये निगेटिव हो। इसके साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव भी होगा तब भी इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये नेगेटिव भी होगा तभी इन दो चार्ज के बीच में ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं कि इसके पॉजिटिव होने से क्या इसके इक्विलिब्रियम पे, इसके इक्विलिब्रियम में होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो मान लेते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव है और इसको हमने यहाँ पे रख लिया। सो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होगा, और हमने मान लिया कि Q0 जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। सो अब इस पे नेट फोर्स निकालेंगे। इसके इक्विलिब्रियम की तो बात हो गई कि इस पे ये फोर्स लगाएगा इधर, ये फोर्स लगाएगा इधर, सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ख़त्म कर देंगे। अब इस चार्ज के बैलेंस की बात करें, मतलब इस पे नेट फोर्स की बात करें, सो इस पे ये वाला फोर्स लगाएगा। सो फोर्स ड्यू टू Q0 रिपल्सिव, वेक्टर साइन देने की ज़रूरत नहीं है। सो Q0 के कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सो इसके कारण भी इधर में फोर्स होगा और ये जगह कैपिटल Q के कारण। तो कहने का मतलब है कि इस चार्ज पे तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, सो इस पे तो नेट फोर्स लगेगा, ये तो भागने लगेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है।
इस पे भी देखें, सो ये प्लस क्यू नॉट इधर में फोर्स लगाएगा और ये प्लस क्यू भी इधर में, सो इस पे भी नेट फोर्स आपका लग रहा है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये चार्ज पॉजिटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव होने से केवल और केवल ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। और हमको करना क्या है, ये तीनों जो है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब कि किसी भी चार्ज को हम देखें तो सारे चार्जेस पे हमारा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और इसके पॉजिटिव होने से केवल और केवल इस पे आपका नेट फोर्स जीरो होगा, बट इस पे आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इस पे आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए हमको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि लेट्स से दिस चार्ज इज गोइंग टू बी नेगेटिव माइनस क्यू नॉट। अभी जैसे ही माइनस क्यू नॉट होगा, सो ये चार्ज जो है इस पे अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गोइंग टू बी इन दिस वे। तो यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी दिखलाई दिया इस पे कि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यदि ये फोर्स इसके बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। सो ये इक्विलिब्रियम में होने का चांस है। इस पे भी देखें, सो इस पे भी ये वाला जो चार्ज है माइनस क्यू नॉट, ये इसको इधर में अट्रैक्ट करेगा एफ ड्यू टू क्यू नॉट, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा एफ ड्यू टू कैपिटल क्यू। सो देखिए तो इस चार्ज पे भी इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी बन रही है। सो ये पॉसिबिलिटी तो तीनों इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इस पे बात करें, सो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे भी हमारा इक्विलिब्रियम का चांस बन रहा है। मतलब दिस इज द कंडीशन व्हेन ऑल दीज थ्री चार्जेस मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे चार्जेस पे इंडिविजुअली नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। सो इस पे भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, और इस पे भी नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। लेट्स कॉल दिस एज ए एंड दिस एज बी, सो दिस इज एफ ऑफ बी एंड दिस इज एफ ऑफ ए, है ना। और मान लेते हैं कि इन दोनों को हमने, जो क्यू नॉट है उसको हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे रखा है। सो पहला सवाल क्या था हमारा, पहला सवाल ये था कि आप इस चार्ज का साइन बतलाइए ताकि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। सो हमारा पहला आंसर तो मिल गया कि ये चार्ज यदि पॉजिटिव रहता है तो केवल और केवल ये चार्ज इक्विलिब्रियम हो सकता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते। मतलब ये चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सो हमने चार्ज का साइन निकाल लिया कि चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। कौन से केस के लिए, जहाँ पे ये छोटा वाला Q और ये दोनों जो Q हैं वो दोनों आपके ये मतलब टोटल जो सिस्टम है आपका, सो सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं सब के सब हमारे क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। सो वैसे के लिए ये जो हमारा Q नॉट है, ये Q नॉट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। सो इसके लोकेशन के लिए हमने मान लिया है कि यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे इसको लोकेट कर लिया है। सब यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो इसके इक्विलिब्रियम की और दूसरे इसके या इसके इक्विलिब्रियम की, है ना। सो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। सो एफ ऑफ ए का वैल्यू रखें, सो एफ ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा k इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ बी का वैल्यू रखें, सो हो जाएगा k क्यू नॉट बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बात करें, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज k क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k क्यू नॉट बाई a minus x का whole square. This is going to be cancel out and we can write x square is equal to a minus x का whole square, x is equal to a minus x, 2x is equal to a, so x is equal to a by 2। so हमको लोकेशन भी मिल गया कि x जो है वो कहाँ पे होना चाहिए हमारा, a by 2 पे। अब पूछ रहा है कि चार्ज का वैल्यू बतलाओ, इस q नॉट का वैल्यू बतलाओ। अब Q नॉट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सो अब लिखेंगे हम लोग, अब निकालेंगे F डी टू कैपिटल Q।
सो इस कैपिटल Q के कारण इस पे फोर्स, सो लिखेंगे K इंटू Q बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज गोइंग टू बी A. सो दिस इज A स्क्वायर. F ड्यू टू Q नॉट इज इक्वल टू K इंटू Q नॉट बाय K इंटू Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर. और ये दोनों क्या होने चाहिए, इस चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्सेस हमारे बराबर होने चाहिए. मतलब एफ ऑफ क्यू शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ क्यू नॉट. सो मैं लिखूँगा एफ के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर. के क्यू कैंसल, सो वी कैन राइट क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और x का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है a/2. सो दिस इज गोइंग टू बी q टाइम्स a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर. सो q नॉट शुड बी इक्वल टू q/4. सो यहाँ पे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाला. सो चार्ज का साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए. इसका लोकेशन क्या होना चाहिए. सो x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया. और इसका चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए. सो चार्ज का वैल्यू q/4 होना चाहिए. सो अभी के केस में हमने क्या मान लिया है कि यहाँ पे ये जो मेरा चार्ज है ये दोनों बराबर हैं. तो यदि प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होगा तो ये बोलेगा कि ये आपका मान लो कि +q है, ये +5q है. सो लोकेशन आपको निकालना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम दिस इज नॉट गोइंग टू बी a/2, सम अदर लोकेशन यू आर गोइंग टू गेट, है ना. तो ऐसे केसेस में आपको अलग अलग लोकेशंस मिल सकते हैं. सो सवाल को अलग अलग आपको मॉडिफाई किया जाए. सो अभी तक जो भी हमने बात किया उससे बात क्या किया है कि ये दोनों चार्ज हमारे सेम हैं, पॉजिटिव हैं. अगला केस हम लोग इसमें और बना सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस हमारे कैसे हो, नेगेटिव हो. सो फिर से वही सारी चीज़ हमारे रिपीट होंगे. यही पुराना वाला जो हमने काम किया है सेम चीज़ होगा. एक और यहाँ पे कंडीशन बन सकता है. एक और क्या कंडीशन बन सकता है कि एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज निगेटिव हो. सो वैसे केसेस में हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो इस बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए बस इतना ही.